1,05,00,000 रुपए की लागत के कार्यों का किया भूमि पूजन। विधायक धाकड़ ने किया भूमि पूजन। 7 सीसी रोड व नालियां जाएगी बनाई। बेसौदा नगर परिषद के विकास का कार्य निरंतर हो रहा है। जब से ग्राम पंचायत नगर परिषद बनाई गई तब से क्षेत्र का विकास निरंतर जारी है। उसी के क्रम में विधायक देवलाल धाकड़ द्वारा 1,05,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड व नालियों का देवरा चौक पर भूमि पूजन किया। इस दौरान तहसीलदार राकेश यादव, सीएमओ सुरेश यादव, मंडल अध्यक्ष सुदान सिंह गुजर, महामंत्री प्रहलाद सिंघाड़ा, जनप्रतिनिधि राकेश यादव बॉबी, पूर्व सरपंच श्याम गुजर मंचासीन थे। इस अवसर पर विधायक धाकड़ ने कहा कि 2024 तक एक भी झोपड़पट्टी नहीं रहेगी। पीएम योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को अपना घर मिलेगा। आज घर घर में गैस के चूल्हे हो गए हैं। देश भर में गरीबों के विकास की योजना बनाई गई है जिससे गरीब तबके के लोगों को फायदा मिल सकेगा। आज बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे निकल गया है। 24 घंटे प्रदेश में बिजली रहती है। देश के किसानों को भारत का भाग्य विधाता कहा जाता था, उनको भी बिजली देने का काम इस सरकार ने किया है। वहीं किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो उसके बारे में भी किसानों को कभी नहीं सुना था, मगर केंद्र सरकार ने वो कर दिखाया। आज किसानों को फसलों का बीमा व मुआवजा मिलता है। आज सरकार द्वारा चलाई गई योजना भावांतर का लाभ किसानों को दिया जा रहा है, क्योंकि किसान का दर्द मुख्यमंत्री समझते हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का रुपया किसानों को दिया जाता है, जबकि कमलनाथ सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण माफ किए जाने का वादा किया था, मगर वो एक छलावा था। शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। विकास में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं नगर परिषद बनने के बाद बेसुदा का विकास निरंतर जारी रहेगा। परिषद को साफ सुंदर बनाए रखने जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बेसुदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। यहाँ पर हर गली में सीसी हो जाए, पानी के निकास की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो जाए। यहाँ पर जनता के मनोरंजन के लिए गार्डन का निर्माण हो जाए, घूमने फिरने के लिए, बच्चों के लिए भी, खेल कूद के लिए भी यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए। तो धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं करना है, तो इसलिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी हमने पत्र लिखा था, उन्होंने भी, और बेसौदा नगर पंचायत के लिए राशि स्वीकृत की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेसौदा नगर में कोई गली ऐसी न बचे जिसमें सीसी रोड न हो या पानी के निकास की व्यवस्था न हो। कीचड़ मुक्त शहर ये बने, गंदगी मुक्त शहर ये बने। तो बाकी तो सब व्यवस्थाएं करेंगे। गांव वालों का भी सहयोग इसमें लेंगे कि कम से कम गंदगी ना हो। गंदगी की जहाँ जगह वहीं पर जाकर गंदगी डालें, हर जगह कोई गंदगी ना डालें। तो संस्कार भी और नगर के सब लोगों को हम निवेदन करेंगे ताकि साफ और स्वच्छ नगर बने और विकास हो। ज्ञान विहार वाला जो रोड है जो 2 राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है, जो जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं और काफ़ी सारा कीचड़ वहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए। ज्ञान विहार वाला रोड जो है वो कॉलोनी में ही, और उसका भी दिमाग में है कि वो एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हो जाए, उसके भी पानी के निकास की व्यवस्था, ड्रेनेज वगैरह ठीक प्रकार से बन जाए। तो कॉलोनी के जो नियम हैं वो ठीक प्रकार से, उन नियमों के तहत वो कॉलोनी का विकास हो जाए। वहाँ गार्डन भी हो सब प्रकार का। और ये जो रोड आ रहा है कालाकोट से, हमने बेसौदा मंडी जो स्वीकृत करवाया है राजस्थान टू राजस्थान, ये इस रोड से आगे जाकर सुनेल की तरफ का राजस्थान रोड है, वहाँ तक ये रोड जुड़ जाए, इस प्रकार का सर्वे वगैरह करवाया। सौंदर्यीकरण को लेकर बेसुदा कृषि भूमि पर कॉलोनाइजर काट रहे हैं कॉलोनियां। शहरी क्षेत्रों के विकास को देखते हुए अब नगरीय क्षेत्र में भी विकास की ओर अग्रसर होने लगे हैं। उसी के चलते कॉलोनाइजर कृषि भूमि पर कॉलोनियां काट बेच रहे हैं, जबकि अधिकतर कॉलोनाइजर द्वारा कृषि भूमि का राजस्व विभाग में नामांतरण नहीं करवाया गया। वहीं बिना भूमि कन्वर्ट किए प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जबकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पूर्व भी सामने आया था, जहां कुछ भूमाफियाओं द्वारा शासन की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी थी, मगर मामला उजागर होने पर प्रशासन व नगरीय परिषद हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर परिषद ने अपना मालिकाना हक जमाते हुए सीमांकन करते परिषद ने बोर्ड लगवाए। वहीं लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया, जबकि अभी भी कुछ भूमि पर लोगों द्वारा कई वर्षों से कब्जा जमाया हुआ है, उसे प्रशासन नहीं हटा सका।
जब इस विषय पर तहसीलदार राकेश यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि बैसोदा मंडी में शासन की जमीन का मामला सामने आया था, जिसे हमने भूमि माफियाओं से मुक्त करवा दिया। वहीं जो कब्जा हो रहा है उसका हम राजस्व में रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं। फिलहाल राजस्व विभाग द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नोटिस जारी किया गया है। अगर उस भूमि का स्वामित्व उसके पास है तो विभाग को बताए, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं इस विषय पर सीएमओ सुरेश यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला राजस्व विभाग के पास है। परिषद ने भी नोटिस जारी किए हुए हैं। अगर ये जमीन परिषद के खाते में लगी होगी तो उस पर पुनः कार्रवाई कर किए हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने वालों को भी फिलहाल नोटिस जारी किए हुए हैं। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मैं सुरेश यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद। जैसे कि सर अभी बैसोदा मंडी में नगर परिषद बनने के बाद अभी प्रशासन ने एक तरह से जो कार्रवाई की जमीनों को लेकर, अभी भी वहाँ पर कुछ एरियो में अवैध जैसे लोगों ने मकान बना कर रहेगा, उस पर प्रशासन और नगर पालिका किस तरह की कार्रवाई करेगा? नगर परिषद के जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भूमि आ रही है, अभी नगर परिषद नहीं बनी है, इस कारण से हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने राजस्व विभाग से समस्त निकाय क्षेत्रांतर्गत जो भी भूमि है उनके रिकॉर्ड हमने दिलवाने की मांग करी है, और जैसे हमारे पास आ जाते हैं हम उस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जैसा कि अभी कॉलोनाइजर भी हैं, बहुत सारे कॉलोनाइजर कृषि भूमि पर अभी प्लानिंग काट रहे हैं, तो क्या उन्होंने नगर परिषद को इसके बारे में सूचना दी या फिर नगर परिषद ने उनसे कुछ रिकॉर्ड लिया? नहीं, अभी जो भी अगर कोई निजी भूमि में या कृषि भूमि में काट रहा है, इस संबंध में नगर परिषद को कोई सूचना नहीं दी गई है। और नगरीय क्षेत्र में अगर इस प्रकार का कोई कार्य करेगा तो हम उसको सूचना पत्र देंगे और विधिवत उसको नियमानुसार कॉलोनी काटने की अनुमति देने के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू करें, इस प्रकार का सूचना जारी करेंगे। नए डॉक्टर का आवर पीएचसी पर किया स्वागत। स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मान। आवर के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवर पर सोमवार को नवागत चिकित्सक का स्वागत किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नए चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल अलीम खान का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वो चिकित्सालय में कार्यरत एएनएम, जेएनएम और अन्य सफाई कर्मियों का भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्वागत किया गया। इस दौरान एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष समकित जैन, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष कल्पेश कटारिया, सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष अकील मंसूरी, मोहम्मद शोएब, नमन जैन, समीर मंसूरी, परवेज मोहम्मद आदि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। कचरा निस्तारण स्थान पर सीसी रोड का किया भूमि पूजन। सुनेल ग्राम पंचायत द्वारा कचरा निस्तारण हेतु सीसी रोड निर्माण कार्य का मुहूर्त सरपंच सीमा कुमारी जयपुरी द्वारा किया गया। सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी ने बताया कि कस्बे को स्वच्छ बनाना हमारा पहला लक्ष्य है एवं बारिश को देखते हुए जल्द ही सीसी रोड बनाने का निर्माण किया गया ताकि बारिश के समय कचरा गाड़ी जाने की समस्या नहीं आए। इस दौरान उप सरपंच जितेंद्र सिंह मंडलोई, ग्राम विकास अधिकारी तेजकरण कोचर, मेंबर श्याम गुर्जर, तेज सिंह सिसोदिया, जनपद ललित वाल्मीकि, राजेंद्र कुमार गुप्ता, चोतमल कुमावत, बालचंद मेहर, नईस हुसैन, अशफाक मंसूरी, इकबाल अंसारी, हेमराज जयपुरी, कमल मेहर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुनेल से ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश की कामना के लिए किए टोने और टोटके। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में बारिश नहीं होने से किसानों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं श्रद्धालु इंद्रदेव को मनाने के लिए अलग प्रकार के टोटके करने में लगे हुए हैं। डग पटारी स्थित श्री खेड़ापति बाला रूप वीर हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर परिसर पर अनूठे अंदाज में भगवान को मनाने का एक अजब अनूठा उदाहरण पेश किया, जहां मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ एवं नंदी को जलमग्न कर हर हर गंगे के साथ श्रद्धापूर्वक जाप कीर्तन कर समर्पित भक्त भाव श्रद्धा से आयोजन संपूर्ण किया।
मंदिर के पुजारी महंत बैरागी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बारिश नहीं होने से टोटका किया गया। प्राचीन समय से ही ऐसी धारणा है कि शिव ज्योतिर्लिंग को हर हर गंगे पानी में जलमग्न कर दिया जाए तो भगवान की सृष्टि पर तीसरी नजर पड़ती है एवं सृष्टि के बारे में विचार कर कष्टों का निवारण कर जरूर होता है। वही धरती की हरियाली को बरकरार रख इंद्रदेव से प्रार्थना कर बारिश करवाने ताकि सृष्टि कायम रहे। डग से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मंदिर में भगवान शंकर भगवान को जल में डुबाया जा रहा है क्योंकि डग में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है, तो हम उनको जल में डुबा के कीर्तन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पानी बरसाए डग में और सभी किसानों के सबके गाँव वासियों के चेहरों पे खुशी लाए। तो आज उनका पानी डुबा रहे हैं और उनको नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आस्था में विश्वास हो और पानी आ सकता है? नहीं, हमको पूरा भोलेनाथ पे विश्वास है, वो हमारी बात पूरी सुनेंगे और वो जल बरसाएंगे। उपखंड कार्यालय में शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत लगाया शिविर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत सोमवार को अकलेरा उपखंड कार्यालय में शिविर का आयोजन रखा गया। विभाग के लिपिक वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से पीड़ित विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। इस योजना में कोविड-19 से पति की मृत्यु की विधवा हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके तहत 1 लाख रुपए एवं मुश्त राशि व 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन, विधवा महिलाओं के बालक व बालिकाओं के लिए 1000 प्रतिमाह व विद्यालय की पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने वाली लाभार्थी राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए या फिर कम से कम 3 साल तक राज्य में रह रही हो। ऐसी विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम में स्थायी कर्मी होने वाले परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में वीरेंद्र मीणा, लिपिक लोकेश मीणा, कनिक सहायता हॉस्टल वार्डन दयाराम बेरवा व महावीर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। गरुड़ बानपुरा रोड कुंडालिया कुरैशी के वेयरहाउस के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक चालक अपने गांव ढाकने जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही चालक की मौत हो गई। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि i20 गाड़ी का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। गरुड़ थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि i20 गाड़ी दिल्ली से पुणे जा रही थी। गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकनी निवासी 65 वर्षीय रघु सिंह चौहान पिता दानी सिंह चौहान किसी काम से गरुड़ आए थे। शाम को वापस अपने गांव ढाकनी लौट रहे थे, जिनकी बाइक गरुड़ बानपुरा रोड कुरैशी वेयरहाउस कुंडालिया के पास ही पहुंची थी। इस दौरान सामने से आ रही i20 गाड़ी क्रमांक MH12 RK 8763 से जोरदार टक्कर के बाद चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक को 108 एम्बुलेंस से गरुड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में जैसे ही मौत की खबर सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई और मातम छा गया। गरुड़ बानपुरा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। रास्ते के विवाद को सहमति से सुलझाया। एसडीएम डगा की लगातार समझाइश। ग्राम टोलिया तहसील कनवास के निवासी ब्रजमोहन रामेतार आत्मकिशन बेरवा के द्वारा कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि माल टोक्या में खसरा नंबर 300 निवासी 75 65 73 74 के खेत का रास्ता खसरा नंबर 72 खातेदार कजोड़ी पुत्री भंवरलाल बेरवा व खसरा नंबर 111 112 115 संपत राजपुत्र रघुनाथ मीणा के खेत की मेड़ पर होकर जाता है, जिससे सरकारी खाली जगह ली थी, लेकिन अपराधी संपतराज पुत्र रघुनाथ मीणा व कजोड़ी पुत्री भंवरलाल बेरवा निवासी टोक्या ने सरकारी जगह को हाँक कर अपने खेतों में मिला ली, जिससे खेत का रास्ता बंद हो गया।
संपदा द्वारा रास्ते पर तारबंदी कर ली व कजोड़ी ने रास्ते पर पत्थर डाल दिए गए। जहां प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने अपराधीगणों को न्यायालय में बुलाया गया। वहां समझाइश की गई, जहां समझाइश पर दोनों पक्षों की सहमति बनी कि खसरा नंबर 68 व 111 के बीच से 12 फुट का रास्ता कायम किए जाने पर कचौड़ी बाई के पति द्वारा रास्ते के रूप में 6 फीट भूमि छोड़े व पत्थर हटाने की सहमति दी। वहीं इसी प्रकार संपत राज द्वारा भी 6 फीट रास्ते की भूमि छोड़कर तारबंदी करना स्वीकार किया। इन पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से व एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों ने विवाद को यहीं समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। कनवास उपखंड में अब तक 54 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से करवाया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए 370 अपात्र परिवारों के नाम, 7 सरकारी कर्मियों से होगी वसूली। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने तहसील कनवास की सभी 18 ग्राम पंचायतों के रसद विभाग से प्राप्त सूची से दर्ज परिवारों का सर्वे कराया गया। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर 370 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र पाए गए, जिसमें से 112 मृतक, 51 परिवारों को डबल राशन, 12 परिवार राजकीय सेवाओं में, 48 परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी अधिक सिंचित भूमि दर्ज है। 110 परिवारों ने पलायन करने से इनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में हटाने के आदेश दिए गए। राजकीय सेवा के 12 परिवारों में से 07 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने पर उन्हें वसूली के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जिसमें चंद्रकला पत्नी उड़ुगुजर निवासी खजूरी को 17,280 रुपये, प्रेम शंकर पुत्र जोधराज निवासी बालूहेड़ा को 2700 रुपये, रामगोपाल धाकड़ पुत्र मांगीलाल निवासी कनवास को 2700 रुपये, हरिशंकर पुत्र छोटूलाल निवासी कनवास को 810 रुपये, मोहन सिंह पुत्र नाम महादेव निवासी कनवास को 4060 रुपये, लोकेश कुमार पुत्र राम मैत निवासी मामरोर को 1080 रुपये, पुष्पदयाल पुत्र रामपुर से नागर निवासी मामरोर को 1350 रुपये की वसूली नोटिस जारी किए गए। कुल 29,980 रुपये वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कनवास उपखंड में 1879 अपात्र परिवारों के नाम हटाकर 149 राजकीय सेवा में कर्मियों को 2,25,978 रुपये के वसूली नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 141 कर्मियों से 1,99,788 रुपये की वसूली की जा चुकी है। धन्यवाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मां सरस्वती ब्लड डोनेशन की टीम के सदस्य दिल्ली पुलिस के जवान रिंकू मीणा ने रक्तदान कर मानवता का फर्ज निभाया। दोसा कॉलोनी, जिनको 3 दिन पहले रामकरण जोशी जिला अस्पताल दोसा में भर्ती कराया गया, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन 4.7 था और जिनको 1 यूनिट ब्लड उनके साथ वालों ने दे दिया था और मौजूदा लोग 1 महीने पहले ही कैंप में रक्तदान कर चुके थे। अब उनके साथ कोई रक्तदान करने वाला नहीं होने पर उनका संपर्क मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दोसा के संचालक रक्तदाता रामकेश मीणा दोसा से हुआ। रामकेश मीणा ने अस्पताल में पहुंचकर केस को वेरीफाई किया और सूचना सही पाई जाने पर अपनी टीम के सदस्य दिल्ली पुलिस के जवान रिंकू मीणा पुत्र लक्ष्मी नारायण मीणा पता मोडापट्टी को सूचना दी। रिंकू मीणा दिल्ली पुलिस तुरंत जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक दोसा में पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने जीवन का पहले रक्तदान का कार्य पूर्ण किया तथा पीड़ित व्यक्ति से उच्च स्वास्थ्य की कामना की। रिंकू मीणा ने बताया कि मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम के दोसा सभी जरूरतमंद लोगों को सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। कवि कृष्णा कुमारी सैनी ने बताया कि रिंकू मीणा दिल्ली पुलिस के सरकारी सेवा में कार्यरत होने के बावजूद भी रक्तदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जीवन काल में रक्तदान करना बहुत जरूरी है। दोसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्रतिभाओं के सम्मान से बढ़ता है हौसला। विधायक रामलाल शर्मा ने किया आरएसएस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान। चौमू उपखंड के ग्राम अनंतपुरा चिमनपुरा के आरएसएस 2018 में 9 चयनित ग्रामीण प्रतिभा प्रियंका यादव और सुमन चौधरी का सम्मान किया गया। विधायक रामलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत कर दोनों नारी शक्ति पूज्य प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान में उनका हौसला बढ़ता है। वहीं शहर के सुभाष सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पर चूरू निवासी ललिता बॉक्सिंग खिलाड़ी का भी सम्मान किया गया। गौरतलब है कि बॉक्सिंग खिलाड़ी ललिता एशियन चैंपियन में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 4 बार इंटरनेशनल रह चुकी है। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। वहीं गांव के लोगों ने प्रतिभाओं को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान बांटा। चौमू से राजेश कुमार जानगढ़ की रिपोर्ट।
22 जुलाई को राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम। राजस्थान में 29,000, कोटा में 750 बसें रहेगी बंद। मिनी बस व स्लीपर कोच संघ ने भी दिया समर्थन। टैक्स माफ करने सहित 4 सूत्री मांगे। कोरोना काल में संकट से जूझ रहे निजी बस मालिकों ने सरकार से सहयोग नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है। इसके तहत 22 जुलाई को कोटा सहित पूरे राजस्थान में निजी बसें बंद रहेगी। फिर भी सरकार के न मानने पर अनिश्चितकालीन बंद रखा जाएगा। बंद में लोक परिवहन बसें, स्लीपर बसें, स्कूल बस, फैक्ट्री बस, स्टेज कैरियर बसें भी बंद रहेगी। बस ऑनर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश महासचिव व बस मालिक संघ कोटा के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में व्यवसाय ठप होने के कारण 1 वर्ष का टैक्स माफ करने, बिना शर्त गाड़ियां सरेंडर करने और CNG किट लगाने के लिए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराने की मांग की है। अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राजस्थान में 1 दिवसीय चक्का जाम रहेगा, जिसमें पूरे राजस्थान में लगभग 29,000 बसें बंद रहेगी। मांगों को लेकर पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। यदि सरकार निजी बस मालिकों को मांग नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन के लिए बसें बंद कर दी जाएगी। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार से हमारी 4 मांगे हैं। 1 वर्ष टैक्स माफ करने की, दूसरा बिना शर्त गाड़ियाँ सरेंडर कराने की, तीसरा CNG किट लगाने के लिए 3 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन की। इस तरह से हमारी 4 मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के हमने पहले ज्ञापन दे चुके हैं। अब जो है सरकार द्वारा ये मांगे मंजूर नहीं की गई है, इसलिए प्रदेश लेवल पे हमारा जो है आंदोलन शुरू हो रहा है। इसमें जो है पूरे प्रदेश में, राजस्थान में प्राइवेट बसें जितनी भी है, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, लोक परिवहन, स्लीपर कोच, तमाम गाड़ियाँ जो है पूरे राजस्थान की बंद रहेगी और 1 दिवसीय हमारा जो है चक्का जाम रहेगा, सांकेतिक हड़ताल रहेगी। इसके लिए हमने जो है सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये काम किया है और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है और हमारे से वार्ता करके निपटारा नहीं करती है, टैक्स माफी नहीं देती है, तो हम अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करेंगे। कितनी तारीख को होगा? 22 जुलाई को सुबह 6 बजे से चालू होगा तो रात के 11 बजे तक कोई भी बस नहीं चल पाएगी। ये हाड़ोती भर की रहेगी पूरे राजस्थान में। कोटा की बात करें तो? हाँ, कोटा में पूरा हाड़ोती बंद रहेगी। जो अन्य राज्य से भी बसें आ रही है वो भी नहीं जाएगी वापस। आएगी तो सही सुबह, क्योंकि आने वाले को तो बॉर्डर पर रोकना उचित नहीं होगा, लेकिन जाने वाली नहीं जाएगी। फैक्ट्री की, स्कूल की सब गाड़ियाँ जो है हम बंद रखेंगे और ध्यान आकर्षण कराएंगे सरकार का। लगभग कोटा में 750 बसें हैं और हाड़ौती की बात करें तो लगभग जो है हमारी 1400 बसें हैं। हाँ, और 450 मिनी बसें हैं शहर की। ये अध्यक्ष महोदय मिनी बस एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है। स्लीपर कोच के अध्यक्ष है जो इन्होंने समर्थन दिया है। और कल जयपुर में जो हमारी प्रेस वार्ता में 42 यूनियन वालों ने हमें समर्थन प्राप्त किया है और सबने समर्थन दिया है। टोटल जयपुर के अंदर कॉमर्शियल वाहन बंद रहेगी 22 जुलाई को। इसके लिए हमने जनता से आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि 22 जुलाई को कहीं आने जाने का काम हो तो 1 दिन पहले कर ले या 1 दिन बाद रखे, ताकि जनता को परेशानी ना हो। मूसलाधार बारिश का कहर, कई जगह भरा पानी। शहर में मूसलाधार बारिश से कहर बरसाया है, जहां कई जगहों पर पानी 3 से 4 फुट तक सड़कों पर पानी भर गया है। यही नहीं, घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूबे हैं, जैसे कि डोंबिवली रेलवे स्टेशन, नांदीवली, कल्याण सुभाष मैदान, शिवाजी चौक, शहर पूर्व, खोगरेवली, होलसेलवाड़ी, विठलवाड़ी, रेलवे स्टेशन के पास स्थित शमशान घाट सहित अन्य परिसर में पानी बढ़ जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कोटा शहर में केतुनीफोल थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से 2 गाय व 7 बछड़ों की मौत हो गई। करंट से बेजुबान जानवर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सालय ने सूचना दी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय टीन शेड के नीचे 10 से 12 गायें, 8 से 10 बछड़े थे। बारिश के कारण गीला हो रहा था। बिजली का तार गिरने से करंट दौड़ा।
जिस कारण बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नीलकंठ महादेव मंदिर के गेट पर अवैध रूप से किसी व्यक्ति द्वारा गौशाला बना रखी है। गौशाला में टीन शेड लगा हुआ है। टीन शेड के पास ही बिजली विभाग का जंबो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। ये यहाँ से बहुत सारे तार निकले हुए थे। दर्शन को आने वाले भक्त यहाँ गायों को चारा डालते थे, लेकिन बिजली के तारों के कारण हादसे का अंदेशा बना रहता था। आज बिजली के तार टूटने की वजह से गायों के करंट लग गया, उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि मंदिर गेट के पास एक निजी गौशाला में गाय व बछड़े बंधे हुए थे। प्रारंभिक पड़ताल में टीन शेड पर बिजली का तार गिरना सामने आया है। इस कारण जानवरों की करंट की चपेट में आने से फिलहाल मौत हो गई है। मामले की जांच कैथोनी पौंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने का कार्य शुरू। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से लगाया जा रहा है तड़ित चालक। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर गत सप्ताह मंगलवार रात को गुरुवार दोपहर में आकाशीय बिजली गिरने की घटना घटित हुई थी, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही निकलकर सामने आई थी। जिसमें सामने आया था कि करीब 8 वर्ष पूर्व कीर्ति स्तंभ पर लगे तड़ित चालक का तांबा चोरी हो गया था। उसके बाद लेकर आज तक इसमें विभाग की ओर से तड़ित चालक लगाने के किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। वहीं इन दो घटनाओं से घटित होने के बाद जब जोधपुर से विभाग के अधिकारी विपिन गर्ग नेगी के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और सांसद सीपी जोशी ने कीर्ति स्तंभ का निरीक्षण करने के बाद इस दुर्ग पर पुरातत्व विभाग एएसआई और एल जीतरवाल को कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने के निर्देश दिए थे। वहाँ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और सांसद सीपी जोशी के प्रयासों से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से इस प्राचीन कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने का कार्य सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें भूमि में लिफ्ट की मदद से करीब 6 लोगों में करीब से 75 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। यह कार्य मंगलवार देर शाम तक संपन्न होने की संभावना है। इसकी जानकारी देते हुए पुरातत्व विभाग के एएसआई आरएल जीतरवाल ने बताया कि गत सप्ताह 2 बार आकाशीय बिजली घटना घटित होने के बाद विभाग के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी ने भी कीर्ति स्तंभ का निरीक्षण किया था और उसके बाद यहाँ पर पुराने लगे तड़ित चालक के साथ हिंदुस्तान जिंक की मदद से एक और तड़ित चालक लगाने का निर्णय लिया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज कीर्ति स्तंभ पर कार्य आखिरकार प्रारंभ हो गया है और किस तरह से प्रोसेस पूरा रहा है? अभी 2-3 दिन पहले यहाँ लाइटिंग हुई थी और 2-3 बार हुआ तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, छोटा सा पत्थर भी गिर गया। इसके बाद हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे उच्च अधिकारी नेगी साहब आगे इसका विजिट किया और विजिट करने के बाद में इसमें जो पहले से हमारा इसका लाइटिंग का जो टावर लगा हुआ था उसको इफेक्टिव नहीं था, तो उसको दुरुस्त करके उसी जगह दोबारा से हमने इसको काम को स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइटिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। धन्यवाद। बिजली की बड़ी दरों को लेकर प्रदर्शन, हाड़ौती नवनिर्माण परिषद का आह्वान। हाड़ौती नवनिर्माण परिषद कोटा की ओर से बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने एवं कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हुए परिवारों को बिलों को माफ करने को लेकर हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के सदस्यों द्वारा विद्युत कार्यालय पर संभागीय मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी और कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि जिस तरह से कांग्रेस महंगाई, डीजल, पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन कर रही है, मगर सरकार के किसी भी मंत्रियों द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों एवं उन पर लगे सर्वे चार्ज की ओर से किसी का ध्यान आज तक नहीं गया। विज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार बिजली के बिलों को माफ नहीं करेगी और बिजली कंपनियों द्वारा वीसीआर भरवाकर आमजन को परेशान किया जा रहा है, यह बंद नहीं होता है तो हाड़ौती नवनिर्माण परिषद सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। वहीं समस्त बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा से गहलोत की रिपोर्ट। अच्छी बरसात की कामना को लेकर शुरू हुए अभिषेक और हवन।
मानसूनी बरसात का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गत वर्ष मानसून की बेरुखी को देखते हुए इस वर्ष अच्छी बरसात की कामना को लेकर महंत चंद्र भारती महाराज के सानिध्य में नाथ जी की बगीची परिसर में स्थित ओमकार स्वरूप शिवालय अभिषेक में हवन इत्यादि किए जा रहे हैं। गत वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून की बेरुखी को देखते हुए इस वर्ष अच्छी बरसात की कामना को लेकर चित्तौड़गढ़ में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शिवालयों में अभिषेक हवन इत्यादि प्रारंभ हो गए हैं। इसी को लेकर गांधीनगर क्षेत्र में स्थित नाथ जी की बगीची परिसर में ओमकार स्वरूप शिवालय में संपूर्ण जिले की अच्छी बरसात की कामना को लेकर शिवालय में अभिषेक किए जा रहे हैं। वहीं इसी जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती महाराज ने बताया कि नाथ जी की बगीचे में स्थापित की गई हिंगलाज माता लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने पर दूसरे पटोत्सव के साथ ही अच्छी वर्षा की कामना और कोरोना समाप्ति को लेकर अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पंडित श्रवण समाज सेवी ने बताया कि गत वर्ष मानसूनी बरसात कम होने के कारण इस वर्ष अच्छे मानसून की कामना को लेकर विशेष अभिषेक और हवन पूजा की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। में आज पाटोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज अब भगवान महादेव की और हिंगलाज माता जी की और वैभव माता जी की, वैभव लक्ष्मी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई थी आज। और पाटोत्सव के दिन दशमी के दिन की गई थी। और आज जो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2 साल से कोरोना है और उसकी वजह से कि इस कोरोना का नाश हो और ये जो अभिषेक हो रहे हैं कोरोना का नाश हो। और माता जी के से ये दुआ की जा रही कि सावन में और भादों में अच्छी बारिश हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर अच्छी फसलें हों, सारे हमारे चित्तौड़ का क्या पूरे राजस्थान का आनंद हो। ऐसा इस भाव से जो है पूजा भी की जा रही है। और से जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं वो इसी भाव से कर रहे हैं कि कोरोना दूर हो, हमारे यहाँ से बीमारी दूर हो, हमारे जो व्यापार बढ़े, कारोबार बढ़े, सभी सुखी हों, सबके लोग शांति से लेके हों। और जो अगला वर्ष भी हो वो भी जो है सब बीमारी से मुक्त हो। और इस वर्ष तो होना ही चाहिए, यही भाव करके हम जो है करें। श्रवण सामवेदी यह बारिश की कामना के लिए यहाँ रुद्राभिषेक और हवन किया जा रहा है। और साथ ही इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको 2 साल आज पूर्ण हो गए। पाटोत्सव के तौर पर यहाँ पर पूजा की जा रही है। यहाँ के जो पूजे के बाहर से जो भगत हैं वो सब ऑनलाइन रह के यहाँ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ अभिषेक का लाभ ले रहे हैं। अभी श्रावण मास आने वाला, उसकी श्रावण मास की तैयारी चल रही है। उसके लिए भी बारिश की अच्छी कामना हो और पूरे भारतवर्ष में कोरोना नामक महामारी जो फैल रही है तो रोग शांति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है और खुशहाली के लिए अभिषेक तो सब बिल्कुल सारे पुलिस ने की कार्यवाही। 20 साल से फरार चल रहे 4 स्टैंडिंग वारंटी चढ़े पुलिस के हत्थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपशाखा जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वांछित अपराधियों की सूची उपलब्ध करवाई गई। जहां वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चौमू थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चौमू पुलिस द्वारा जिला जयपुर पश्चिम पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु गठित टीमों द्वारा 18 जुलाई 2021 को तात्विक कार्रवाई करते हुए वांछित अपराधियों के संबंध में थाना रिकॉर्ड न्यायालय से प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड मुखबिर सहायता, तकनीकी सहायता व इनपुट के आधार पर कई सालों से फरार चल रहे स्टैंडिंग वारंटी रिचपाल पुत्र अर्जुन लाल योगी, रिचपाल सिंह पुत्र शिवपाल सिंह राजपूत, पूर्ण नाम राम उर्फ प्रमोद पुत्र किशन लाल जाट, कालूराम पुत्र आंशु सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। वहीं स्टैंडिंग वारंटी सीताराम पुत्र सुवालाराम मीणा, कैलाश चंद सेन पुत्र शंकर लाल सेन, रामलाल पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, राजू उर्फ बनवारी पुत्र मोहनलाल मीणा, शिशुपाल गुजर पुत्र प्रभाती गुजर, रुकमा उर्फ उपमा पुत्री मिलीराम मीणा का निस्तारण करने में सफलता प्राप्त की है। अभियान के दौरान थाना चौमू द्वारा अब तक 65 स्टैंडिंग वारंटियों का निस्तारण किया जा चुका है। चौमू से राजेश कुमार चांकेट की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली में पिछले 1 घंटे में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कुछ निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। कल्याणपुर में आदिवली, डोकड़ी, कल्याण पश्चिम में अत्रे रंग मंदिर क्षेत्र के बाढ़ आ गई है। डोंबिवलीपुर में मनपाड़ा थाने में रुके हुए बारिश के पानी के कारण पुलिसकर्मियों को भी काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
अगर बारिश जारी रही तो निचले इलाकों में पानी भर जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। कल्याण डोंबिवली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। लाखेरी में ग्राम पंचायत उतराना के गांव काकरा, डूंगर एवं पंचावती में विद्युत सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम काकुरा, डूंगर व चमावली में आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है, जिससे चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों गांवों में विद्युत कनेक्शन अधिक होने के चलते डीपी लोड नहीं लेती है, जो विद्युत आपूर्ति बार ठप हो जाती है। वहीं काकरा डूंगर में मकानों के समीप होकर गुजर रही विद्युत लाइन से हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीण यशवंत मीणा का कहना है कि इस समय को लेकर विद्युत विभाग को अवगत कराने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। विद्युत आपूर्ति बार ठप होती की समस्या को लेकर कई बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मीणा ने कहा है कि शनिवार रात को गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने की सूचना विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को देने के लिए दूरभाष पर संपर्क किया, लेकिन सहायक अभियंता समस्या सुनने की जगह अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गाली गलौज पर उतारू हो गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है। इस दौरान सरपंच भाई बद्री बाई, उप सरपंच मीना बाई, वार्ड पंच यशवंत सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट, लाखेरी। हमारी लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। जब आईएन साहब को फ़ोन किया जाता है तो वे दुर्व्यवहार से बात करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, ना किसी की सुनते हैं, सीधा गाली गलौज करके लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और 2-4 दिन से तो इतनी ज़्यादा समस्या आ गई कि गांव में बच्चे बीमार होने को आए, क्योंकि समस्या बहुत लंबी है और जो केबलें हैं वो पूरी टूटी हुई है, जगह जगह कट है। आए दिन बारिश का मौसम अभी चल रहा है, आए दिन वहाँ पर ये करंट लगने का धोखा रहता है। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर की समस्या है। तो ये बिजली विभाग के कर्मचारी क्या काम नहीं करते क्या है? बिल्कुल नहीं सर, बिजली विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। जब उनको फ़ोन करके हम बताते हैं समस्या, तो समस्या का कोई जवाब नहीं देते हैं और सीधा घर चले जाते हैं अपना काम करके। जब समस्या के लिए बोला जाता है तो गाली गलौज भी आते हैं। ऐसी काफ़ी सारी समस्या है जिनका समाधान नहीं हुआ अभी तक। ग्राम चमावली में सर पिछले दिनों 2 दिन से लाइट नहीं आई थी, तो मैंने रात को फ़ोन किया आईएन साहब को, तो मैंने बोला भाई सर लाइट नहीं आ रही है। तो मेरे से अभद्र भाषा में पेश आए। उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में मेरे से गाली गलौज की। उन्होंने मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है और ये बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है। आज मैं उनको नीचे और इसी जगह और आईएन साहब को बुलाया जाए। क्या नाम है आईएन का? क्या नाम है? आईएन साहब का नाम नहीं जानता मैंने उनसे फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो मेरे से बहुत बदतमीजी से पेश आए और हमने ट्रांसफार्मर स्थानांतरण के लिए उनके लिए एक एप्लीकेशन भी दे रखी थी। उनके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने सरपंच साहब के लेटर पैड में लिखवा कर और उनके लिए एप्लीकेशन दी थी और वो बार बार में बोलते हैं कि लिखित में दो, जबकि उनके कहने पे मैं उनके कर्मचारी मनीष को वो दे के आया था। लोहे के सरिये चोरी, सोने मकान पर अज्ञात चोरों ने किए लोहे के सरिये पार। दही में निर्माणाधीन मकान से चोर रविवार की देर रात को निर्माण कार्य के लिए लोहे के सरिये चोरी कर ले गए। जानकारी में कस्बे की मालियों की गली निवासी गणेश सोनी पुत्र प्रभुलाल सैनी के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां से पिल्लरों के सरिये अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। वहीं 2 साइडों में बंधी लोहे की जालियां को भी चोर चुरा कर ले गए। मामले की पुलिस ने नामजद व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी गई है। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख से ज्यादा के मोबाइल किए बरामद। गुमे थे सभी मोबाइल, एमपी सहित अन्य राज्यों से किए बरामद। चोरी गए एवं गुम हुए मोबाइल को बरामद करने के लिए रतलाम पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान मुस्कान के तहत रतलाम पुलिस ने आज 10 लाख के मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए।
रतलाम पुलिस द्वारा चोरी हो गए, गुम हो गए मोबाइल की बरामदगी के लिए जनवरी 2019 से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया था। अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 लाख से अधिक के मोबाइल बरामद कर उन्हें अपने मालिकों को लौटा दिया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अभियान के तहत साइबर सेल द्वारा गुम और चोरी हुए 300 से अधिक मोबाइल की ट्रेसिंग की गई। ट्रैकिंग के दौरान मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से 10,30,000 रुपए के 70 मोबाइल बरामद किए गए। इस अभियान को जनवरी 2019 से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल गुम हुए 455 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 58,67,000 रुपए बरामद कर मोबाइल स्वामी को सौंपे जा चुके हैं। इस अभियान के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पुलिसकर्मी को एसपी गौरव तिवारी द्वारा नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। हिंदू संगठन के नेताओं के तहसीलदार से नोकझोंक, ज्ञापन देने भीड़ के साथ कलेक्टर में जाने पर भीड़ के साथ ही दिया ज्ञापन। एसडीएम का कहना कि 5 लोग आए थे ज्ञापन देने। एक दलित लड़की के धर्मांतरण वाले समाज में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू संगठन के नेताओं की तहसीलदार से गेट पर ही तीखी नोकझोंक हो गई। भीड़ सहित कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं देने के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ही जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। तहसीलदार की समझाइश पर ही माने और भीड़ के साथ ही ज्ञापन दिया। जबकि रतलाम में कोरोना काल के चलते धारा 144 से और धरना प्रदर्शन ज्ञापन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटना कलेक्ट्रेट कार्यालय में होने के बाद भी एसडीएम का यह कहना है कि हिंदू संगठन के 5 लोग ही ज्ञापन देने आए थे, उनकी कोई मजबूरी को ही प्रदर्शित करता है। रतलाम में गत दिनों पुलिस ने एक दलित लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में युवक द्वारा जिस नोटरी से लड़की का शपथ पत्र बनवाया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर उसकी नोटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस ज्ञापन को देने के लिए हिंदू जागरण मंच के लगभग 125 से अधिक कार्यकर्ता अध्यक्ष राजेश कटारिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। जब हिंदू कार्यकर्ताओं की भीड़ कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने लगी, तब गेट पर तहसीलदार गोपाल सोनी पहुंचे। तहसीलदार ने धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए ज्ञापन देने के लिए केवल 5 लोगों को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आने को कहा। इसी पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसी नोकझोंक के चलते ही आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर ही जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ देर तक यह चलने के बाद तहसीलदार ने ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को समझाया। इसके पश्चात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश किया और तहसीलदार गोपाल सोनी को ही ज्ञापन दिया। राजेश कटारिया का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर ज्ञापन देने के लिए गए थे। एसडीएम साहब को सूचना देने वो बोले कि अंदर केवल 5 लोग आकर ज्ञापन दे। हमें इसका विरोध किया कि आप बाहर ही ज्ञापन लें, तो वो चले गए। तो हम लोगों गेट पर ही जमीन पर बैठ गए। फिर तहसीलदार आए, बात फिर हुई, अंदर जाकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में धर्मांतरण को संरक्षित करने वाले नोटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं इस दौरान अभिषेक गहलोत ने बोला कि देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि रूफ ऑल ऑफ 6 का सभी को पालन करना है। आज भीड़ आई थी तो साफ कहा गया कि 5 लोग आकर ज्ञापन दे। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन नियम के 5 लोगों को आने के बाद ही ज्ञापन लिया गया। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आज आप ज्ञापन देने आए थे, आक्रोशित भी होते अपने चक्का जाम कर दिया था, क्या मामला था और आज क्या भी किस विषय पर आपने ज्ञापन दिया? कुछ दिन पूर्व में एक युवती से एक समाज विशेष के युवक द्वारा जबरदस्ती एक संरक्षण अनुबंध लेख पर साइन करवाए गए थे। बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती दबाव में ब्लैकमेलिंग करके उससे अनुबंध पत्र पर साइन करवाए गए थे। उसके विरोध में हमारे द्वारा नोटरी महोदय की मान्यता रद्द करने के लिए हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। क्या आक्रोश था कि प्रशासन ने नहीं लिया था ज्ञापन? हम ज्ञापन देने आया था। प्रशासन का यह कहना था कि आप अंदर आके ही ज्ञापन दें। हमारा कहना था कि हम ज्ञापन बाहर देंगे। निर्णय ये हुआ कि बाहर आकर फिर तहसीलदार महोदय द्वारा ज्ञापन लिया गया। उनके असली जो ओनर्स हैं उनको वापस कराए गए हैं। इसमें लगभग 10,30,000 के मोबाइल फ़ोन आज तारीख को रिटर्न किए जा रहे हैं। इसे बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में ये अभियान स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जहाँ
मोबाइल गुम होने के बाद उसको ट्रैक करना और उसको वापस से रिकवर करके उसके सही ओनर्स तक पहुंचाना। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए गए हैं और जिसमें आज दिनांक तक कुल 455 मोबाइल फ़ोन रिटर्न किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 58,67,000 रुपये है। और अभी भी करीब 300 से अधिक मोबाइल ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग की जा रही है। इसे बताना चाहूँगा साइबर सेल की जो पूरी टीम है, जिसमें निरीक्षक अयूब खान, प्रधान आरक्षक मनमोहन शर्मा, प्रधान आरक्षक हिम्मत, आरक्षक विपुल, आरक्षक मयंक व्यास, आरक्षक संदीप परमार, इन लोगों की मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने साइबर सेल की मदद से इसको ट्रैक किया और इसके ओनर तक आज पहुंचाया जा रहा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि सबको ये बताया गया है कि रूल ऑफ 6 का सबको पालन करना है, यानी अगर कोई भी अधिक संख्या में आता है, भाई अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए करना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ आई थी तो उसको पहले मना किया गया। उसके बाद जो संख्या सीमित हो गई, मतलब जब 5-6 की संख्या हो गई तो उनका फिर जो है आवेदन पत्र लिया गया। के खिलाफ जन आक्रोश रैली एवं प्रदर्शन। वार्ड पार्षद सकतपुरा जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव के नेतृत्व में केडीएल के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एकत्रित हुए। सकतपुरा पीपली चौराहे से रैली शुरू होकर थर्मल चौराहे के केडीएल ऑफिस पर आकर के धरने के रूप में बदल गई, जिसमें सबसे ज्यादा मातृशक्ति उपस्थित हुई, जिन्होंने जमकर केडीएल के खिलाफ नारेबाजी की और केडीएल को भगाने को लेकर प्रदर्शन किया। रैली में विशिष्ट अतिथि के रूप में रामेश्वर स्वालका, संगठन महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी कोटा शहर राजेश कुमार पाराशर, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी कोटा शहर ने भी संबोधित किया। रैली को सुरेंद्र मेघवाल, इकबाल भाई, ललित सरदार आदि ने भी संबोधित किया और अंत में केडीएल के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा एक शिष्टमंडल में केडीएल के सहायक अभियंता व श्री विपिन चंदेल को मांग पत्र दिया गया, जिसमें मांग की गई कि गरीब बिलों को छूट दी जाए और उनके कनेक्शन नहीं काटे जाए तथा वीसीआर भी नहीं भरी जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केडीएल के लाइने बिलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में पार्षद शिबू भाई, पार्षद जमुना भाई, हेमराज सीटू, पार्षद द्रौपदी वर्मा, कोमल पूर्व पार्षद अयोध्या भाई, सिजाउद्दीन अंसारी, नरेश सिंह राठौड़, केमकरण गुप्ता, नरेंद्र सैनी, दिनेश मीणा, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। केडीएल के खिलाफ आज समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, नदीपार कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जन आक्रोश रैली और केडीएल के खिलाफ एक आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। इनको 4 शब्दों में कह दिया गया है कि अगर इनकी अभी अगर स्थिति नहीं सुधारी है तो इनको यहाँ पर किसी अधिकारी को बेचने नहीं दिया जाएगा। 5,000 की नौकरी करने वाले का 20,000 के बीच दिया जाएगा। आज हमारी ये गरीब माता बहन है जो अपने काम छोड़ के यहाँ पर परेशान हो रही है। मर्जी बढ़े जिसकी भी शेयर बढ़ दी जाती है, 50,000 1 लाख गरीब आदमी कहाँ से देगा ये यहाँ पर। मेरा आज चेतावनी दे हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता अधिकारियों के मारपीट का भी आरोप लगा है, मारपीट का करने का जैसा घरों में डायरेक्ट घुस जाते हैं। मर्जी बढ़े जिसके घरों में कोई बहनें नाती धोती रहती है उनके डायरेक्ट उनके मर्जी बढ़े जिसके जो आज 20,000 बढ़ के जा रहे 50,000 कौन देगा इनको। 5,000 की नौकरी करने वाला थर्मल में 50,000 का दादागिरी का मर्जी बढ़े जिसकी लाइट के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अगर इनको नहीं सुधारी तो इनको छूता मारे दिए जाएंगे यहाँ पर।